हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो हाजिर हूँ एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट लेकर। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी की गति की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी परासरण, ऑप्शन सी एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन डी सक्रिय परिवहन। तो जो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी का ट्रांसफर होता है तो वो हमारा होता है परासरण द्वारा, जिसको इंग्लिश में ओस्मोसिस कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी परासरण। जबकि विसरण में हमारा होता है कि अधिक दाब वाली जगह से कोई भी वस्तु निम्न दाब वाली वस्तु की तरफ निकलने लगती है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा परासरण, ओस्मोसिस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्लाज्मोलिसिस किसे कहते हैं? ऑप्शन ए केंद्रक का नष्ट होना, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य का विभाजन, ऑप्शन सी पानी की प्राप्ति के कारण कोशिका का फूलना, ऑप्शन डी है पानी की कमी के कारण कोशिका का सिकुड़ना। तो जो प्लाज्मोलिसिस की घटना होती है उसमें हमारी जो कोशिका होती है उससे पानी निकल जाता है और वो हमारी सिकुड़ जाती है। तो प्लाज्मोलिसिस में हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन डी पानी के कमी के कारण कोशिका का सिकुड़ना। इसका होगा हमारा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन से विलयन में कोशिका को रखने पर वह संकुचित हो जाती है? ऑप्शन ए संपरासरण दाबी या आइसोटोनिक, ऑप्शन बी अति परासरण दाबी या हाइपरटोनिक, ऑप्शन सी अल्प परासरण दाबी या हाइपोटोनिक, या ऑप्शन डी उदासीन। तो जो कोशिका हमारी संकुचित हो जाती है उसको कहते हैं अति परासरण दाबी या हाइपरटोनिक। तो इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी अति परासरण दाबी या हाइपरटोनिक। और जो हमारा संपरासरण दाबी या आइसोटोनिक होता है इसमें हमारा कोशिका के अंदर और बाहर की मात्रा समान होती है। और जबकि अल्प परासरण दाबी या हाइपोटोनिक में जो होता है हमारी कोशिका फूल जाती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन से विलयन में कोशिका रखने पर वह फूल जाती है? वही ऑप्शन है संपरासरण दाबी या आइसोटोनिक, अति परासरण दाबी या हाइपरटोनिक, या अल्प परासरण दाबी या हाइपोटोनिक, वही ऑप्शन डी उदासीन। तो जिसमें कोशिका हमारी फूल जाती है वो हमारा होता है अल्प परासरण दाबी या हाइपोटोनिक। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी अल्प परासरण दाबी या हाइपोटोनिक। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन में दो समान संतति कोशिकाएं बनती हैं? अर्धसूत्री विभाजन में, समसूत्री विभाजन में, या मुकुलन में, या बीजाणु निर्माण में? तो समसूत्री विभाजन में हमारी दो समान कोशिकाएं बनती हैं जिनमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में हमारे 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हमारा इसका आंसर जाएगा समसूत्री विभाजन, ऑप्शन बी समसूत्री विभाजन। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्मी कंपोस्ट क्या है? ऑप्शन ए हरी खाद, ऑप्शन बी उर्वरकों से बनी खाद, ऑप्शन सी केंचुए से बनी खाद, ऑप्शन डी यह सभी। तो वर्मी कंपोस्ट वो होती है जो केंचुए द्वारा बनाई जाती है खाद। तो इसका आंसर हमारा इस प्रकार जाएगा केंचुए से बनी खाद, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है?
मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और क्लोरीन। तो जो मैग्नीशियम, कैल्शियम और नाइट्रोजन है, ये तीनों हमारे वृहद पोषक तत्व हैं, जबकि क्लोरीन हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरीन। ये हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन एक वृहद पोषक तत्व है? मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और क्लोरीन। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि जिंक, आयरन और क्लोरीन ये हमारे होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, और जो मैग्नीशियम होता है वो हमारा होता है वृहद पोषक तत्व। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए, वृहद पोषक तत्व में ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा संयोजी ऊतक हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है? ऑप्शन ए तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन बी लिगामेंट, ऑप्शन सी टेंडन, ऑप्शन डी उपास्थि। तो जो हमारा हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है वो हमारा होता है लिगामेंट। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी लिगामेंट, जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। और जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है वो हमारा होता है टेंडन। तो इसका आंसर हमारा होगा हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला लिगामेंट होता है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा संयोजी ऊतक हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है? ऑप्शन ए तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन बी लिगामेंट, ऑप्शन सी टेंडन, ऑप्शन डी उपास्थि। तो हड्डियों को जो मांसपेशियों से जोड़ता है वो हमारा होता है टेंडन। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी टेंडन। इसको हिंदी में स्नायु भी कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोशिका में लिपिड संश्लेषण किसके द्वारा होता है? गोल्जी का द्वारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा और उपास्थि द्वारा। तो जो लिपिड का संश्लेषण होता है वो हमारा होता है चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन सी होगा इसका। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोशिका में प्रोटीन निर्माण किसके द्वारा होता है? गोल्जी का द्वारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा या उपास्थि द्वारा। तो जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो हमारा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा, जिसे हिंदी में कहते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दवाओं के विष को खत्म करती है? तो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी है ये दोनों। तो जो दवाओं के विष को खत्म करती है वो हमारी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका भी कहते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रेगिस्तानी पौधों की कौन सी विशेषता जल की, ये नानी नहीं नमी लिखा है, नमी को न्यूनतम करने में मदद करता है? ऑप्शन ए क्यूटिकल, ऑप्शन बी स्टोमाटा, ऑप्शन सी सुबेरिन, ऑप्शन डी लिग्निन। तो जो रेगिस्तानी पौधों में जल की नमी को न्यूनतम करने में मदद करता है वो होती है हमारी क्यूटिकल। तो इसका आंसर हमारा जाएगा क्यूटिकल, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है
कि एक्वारेजिया को रॉयल वाटर क्यों कहते हैं। ऑप्शन ए, यह केवल शाही प्रयोगों के लिए उपयोग होता है इसके लिए, या एक दुर्लभ यौगिक है इसके लिए, या ये सोने और प्लेटिनम जैसे रासायनिक रूप से निष्क्रिय धातुओं को भी घोल देता है, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो एक्वारेजिया होता है वो हमारे सोने और प्लेटिनम जैसे रासायनिक रूप से निष्क्रिय धातुओं को भी घोल देता है। इसको सोने और चांदी की सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी जाएगा, ये सोने और प्लेटिनम जैसे रासायनिक धातुओं को भी घोल लेता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक्वारेजिया में क्या क्या शामिल होता है। ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन सी है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम। ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो जो एक्वारेजिया में होते हैं वो हमारे होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है। ऑप्शन ए 3:8, ऑप्शन बी 5:9, ऑप्शन सी 3:1, ऑप्शन डी 1:3। तो जो हमारा एक्वारेजी में इनका अनुपात होता है, हाइड्रोक्लोरिक हमारे होते हैं 3 और नाइट्रिक अम्ल हमारा होता है 1। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी, 3:1। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक स्वस्थ वयस्क में प्रारंभिक, ये निशांत नहीं निस्यंद लिखा है, निस्यंद फिल्ट्रेट लगभग कितना लीटर होता है। 250 लीटर, 180 लीटर, 120 लीटर, 117 लीटर। तो जो स्वस्थ वयस्क में हमारा प्रारंभिक निस्यंद होता है वो 180 लीटर के लगभग होता है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी, 180 लीटर। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक दिन में लगभग कितने लीटर मूत्र बनता है। ऑप्शन ए 2.4 लीटर, ऑप्शन बी 1 लीटर, ऑप्शन सी 1.5 लीटर, ऑप्शन डी 7 लीटर। तो जो हमारा प्रारंभिक निस्यंद होता है वो 180 लीटर, उसका बहुत सा भाग पुनः शरीर में अवशोषित हो जाता है, उसके बाद जो शेष भाग बचता है वो मूत्र बनता है। तो मूत्र हमारा दिन में लगभग 1.5 लीटर के लगभग बनता है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी, 1.5 लीटर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाइड्रा किस विधि से प्रजनन करता है। ऑप्शन ए मुकुलन द्वारा, ऑप्शन बी पुनर्जनन द्वारा, ऑप्शन सी है इन दोनों से, ऑप्शन डी है इनमें से केवल एक से। तो जो हाइड्रा हमारा होता है वो मुकुलन विधि से भी प्रजनन करता है और पुनर्जनन विधि से भी प्रजनन करता है। ये दोनों विधियों से प्रजनन करता है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विधियों से। ये दोनों विधियों से प्रजनन करने में सक्षम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन से धातु ऊष्मा के से सुचालक होते हैं। ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ये पारा और सीसा होते हैं ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जबकि सिल्वर हमारा ऊष्मा का सुचालक होता है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए सिल्वर। सिल्वर और कॉपर हमारे ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि कौन से धातु ऊष्मा के अच्छे सुचालक नहीं होते हैं। ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी ये सभी। तो ये जो सिल्वर और कॉपर होते हैं ये हमारे अच्छे सुचालक होते हैं, जबकि हमारा सीसा जो होता है वो कुचालक होता है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी सीसा।
तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है। ऑप्शन है 1.0003, ऑप्शन बी 1.31, ऑप्शन सी है 1.33, ऑप्शन डी है 1.5। तो जो जल का अपवर्तनांक होता है वो हमारा होता है 1.33। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी 1.33। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है। ऑप्शन ए 1.0003, ऑप्शन बी 1.31, ऑप्शन सी 1.44, ऑप्शन डी 1.56। तो जो हवा का अपवर्तनांक होता है वो हमारा सबसे कम होता है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए 1.0003। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए जाएगा। इसी प्रकार आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है। तो ऑप्शन ए 2.42, ऑप्शन बी 1.31, ऑप्शन सी 1.4, ऑप्शन डी 1.6। तो जो बर्फ का अपवर्तनांक होता है वो हमारा होता है 1.31। बर्फ का अपवर्तनांक पानी के अपवर्तनांक से कम होता है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी 1.31। और ये जो 1.42 होता है ये हमारा हीरा का अपवर्तनांक होता है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को हेल्पफुल लगे होंगे, सेशन पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार अपनी तैयारी को करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।